इधर देखिए बेटा, अपना चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। उसमें सर्वप्रथम जो सबसे पहला भाग आता है इसका होता है मुख यानी माउथ। और माउथ के अंदर जो होती है वो केविटी जो होती है, आप बाकी वाली बात आप जानते हो कि बाहर की तरफ दो होठ पाए जाते हैं और ये सारी चीजें आपको पता है। तो मुख की जो गुहा होती है वो कहलाती है मुख गुहा। बकल केविटी बोलते हैं इसको। ठीक है, अंदर वाली गुहा। इसके अंदर होता क्या क्या है? इसके अंदर देखिए क्या है। इसके अंदर आपको पता है टीथ यानी दांत है, जीभ है, जबड़े है ही है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो बकल केविटी के अंदर है। इनमें से हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे शुरू में। पहले आपको एक लाइन लिखनी है इसके अंदर, तो लिखिए। एक लाइन लिखनी है सिर्फ पाचन तंत्र के अंदर। मुख हेडिंग डालनी है 1 नंबर, और उसमें लिखना है मुख की गुहा को मुख गुहा कहते हैं। इंग्लिश चाहिए तो ये पढ़िए आपके सामने। मुख की गुहा को मुख गुहा कहते हैं। जिसमें जिसमें जीभ, कोमा दांत, गम्स यानी जबड़े पाए जाते हैं। वह जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन ने शुरू में अगर जीभ की है तो हेडिंग डाल लो आप जीभ यानी टंग जिसको बोलते हैं। अब एक डायग्राम के थ्रू समझिए इसको। देखो जीभ की बात करते हैं। जीभ के पीछे एक बोन पाई जाती है, एक हड्डी पाई जाती है, जिसका नाम होता है हायोड बोन। हायोड बोन। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है कि जीभ को सहारा प्रदान करने वाली हड्डी का नाम बताइए, तो वो होती है हायोड बोन। हायोडस। ठीक है, एक्चुअल में ये मस्तिष्क की अस्थि है। हड्डी जो है वो कहाँ की है? टोटल 29 हड्डियाँ होती है यहाँ तक। एक ये भी है, गिनवाऊंगा जब कंकाल तंत्र पढ़ेंगे अपन, तब बात करेंगे कहाँ कहाँ कितनी है। 8, 14, 6, एक प्रकार से अपन देखेंगे। ये जीभ की नहीं है, मस्तिष्क की है। ये जीभ को सहारा प्रदान करने वाले। अब देखिए, जीभ का कार्य क्या होता है? कार्य आपको पता है कि स्वाद का ज्ञानेंद्रिया 5 होती है, आपको पता है कौन कौन सी? आंख, नाक, जीभ, त्वचा, कान। 5 हो गई सारी। ज्ञानेंद्रिय किसको बोलते हैं? जो बाहरी जो वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं ना, उनको ग्रहण किया जाता है, जिनके द्वारा उनको ज्ञानेंद्रिय बोले। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये स्वाद का ज्ञान ग्रहण करती है। अब देखिए पीछे वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया से जीभ जो है वो मिट्टी का ज्ञान ग्रहण करता है। साइड वाले एरिया को बोलते हैं पार्श्व एरिया। दोनों तरफ का साइड को पार्श्व लेटरल बोला जाता है। तो ये वाला जो है वो किसका ज्ञान ग्रहण करेगी? खट्टे का। और आगे वाला जो है वो ग्रहण करता है कड़वे का। हाँ, यहाँ एरिया और भी होता है जो नमकीनी का ज्ञान ग्रहण करता है। तो
यहाँ इस एरिया से इन इन चीज़ों का स्वाद जो है वो पता चलता है। उतारो जीभ के अंदर। और ये आपको पता ही है, जीभ के अंदर कोई हड्डी। उतारो। हाँ, ऐसा कैसा डायग्राम बना लो, लिखोगे तो इससे बढ़िया इजी तरीके से समझ में ज़्यादा आएगा। हाँ। क्या? हाँ। कड़वे का। मिट्टी का पीछे से। अयोडस्ती। जल्दी करो। हो गया। अब देखिए, अगर अपन जीभ की बात कर रहे हैं तो अस्थि तो है नहीं, तो इसका मतलब ये कैसी है, मस्कुलर है, यानी मांसपेशियों से निर्मित है। ठीक है। और भी ऑर्गन आएंगे मांसपेशियों से निर्मित, वो अपन आगे बात करेंगे। अब आगे देखिए, 2 नंबर बात, जीभ के बारे में बात कंप्लीट। आगे देखिए दांत। हेडिंग डाल लो, दांत, टीथ। अगर हम संख्या की बात करें तो वयस्क में संख्या जो होगी वो कितनी होती है, 32। और चाइल्ड में, बच्चे में, बच्चे में कितनी होगी? अरे चाइल्ड में कितनी होती है, बच्चे में अगर बात करें तो कितनी होती है, 20। 20 होती है। इन्हीं को अपन दूध का दांत बोले, मिल्क टीथ बोलते हैं इनको। यही है आपके दूध के दांत। वैसे जल्दी से उतारो पहले तो, इतना पोस्टर में करवाता हूँ मैं फिर। क्वेश्चन बनता है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। ये वाले दांत जो है आपके, इसको कोष्टक में कर लेना है आपके दूध के दांत या फिर अस्थायी दांत। करो जल्दी से। ऊपर वाले स्थायी हो गए। अब देखो, संख्या की बात तो अपने हो गई है। प्रकार देखिए कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। प्रजनक, करतनक, प्रीमोलर और मोलर। वैसे तो इनको हिंदी में बोलेंगे तो अग्र चर्वणक बोलेंगे, और इनको बोलेंगे चर्वणक। अगर इंग्लिश चाहिए आपको तो इसको बोलेंगे इंसाइजर, और इसको बोलेंगे केनाइन। आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखनी है, पूरी इंग्लिश ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। इनको बोलेंगे प्री मोलर,
और इनको बोलेंगे मोलर। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ शॉर्ट ध्यान में रखना। इसको आई बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको पीएम बोलेंगे, और इसको एम बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए इनकी संख्या कितनी होती है। सीधा सीधा ध्यान में रखना, 8 4 8 12। जैसे 4 ऊपर वाले, 4 नीचे वाले, कितने हो गए? 8। ये इंसाइजर है। कैनाइन, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, हो गए 4। उसके बाद में आपके पास में जो है 8, 2 ये, 2 ये, 2 ये और 2। ठीक है। और फिर 3 ये, 3 इधर वाले, 3 नीचे वाले, 12। जल्दी से करो। अब लिखो दंत सूत्र। दंत सूत्र, हेडिंग डालिए दंत सूत्र, दांतों का जो सूत्र है। इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, 21 23। देखो ऊपर वाला जो है ना, वो आधे जबड़े का है। नीचे वाला क्या है? देखो इस तरीके से लिया गया है, यूं। ठीक है। इधर वाले आधे जबड़े का और इधर वाले आधे जबड़े का लिया गया। ठीक है। टोटल संख्या गिनो, देखिए इनकी कितनी होती है। 3 5 8 और 8, अभी तक थोड़ा ही हुई है ना। तो इसका मतलब आधे जबड़े का सूत्र है ये दंत सूत्र। ये आपके इंसाइजर है, ये आपके केनाइन है, ये आपके प्रीमोलर है, और ये आपके। ठीक है। मनुष्य का दंत सूत्र एक एक तो आराम से कर लेना, दे दूं। तो अभी तक ये 16 ही है। दंत सूत्र की बात कर रहे हो तो ये अभी 16 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, टोटल कितने हो जाएंगे? आगे 32। ये क्या 8? हाँ 8 है ना। कर्तनक तो 8 ही है, 4 ही है। इनको बोलते हैं, ये केनाइन है। कंफ्यूजन है तेरे, सही करना। केनाइन का मतलब होता है, यूँ समझ लो, तरीके से समझो, केनाइन का मतलब होता है काटना। आपने देखा होगा कि जो शेर वगैरह जो होते हैं उनके ये वाले दांत बड़े होते हैं। इसको पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए यही मेन जिम्मेदार होते हैं। इसको छीलते हैं ना अपन, तो ये इनका कार्य भी है भाई, दांतों का। दांतों का कार्य आप जानते हो, जैसे आगे वाले दांतों से हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, इससे किसी चीज़ को चीरते फाड़ते हैं। आगे वाले दांत जो है, प्रीमोलर और मोलर जो भी है, उनसे अपन क्या करते हैं? चबाते हैं। कार्य हो गया ना। अब लिखो आगे वाली, ये दांतों का तो बात हो गई। अगर बच्चों की बात करें ना, बच्चों में कुछ अलग है, ये वाले नहीं होंगे। है? अब लिखो लार ग्रंथियां, और एक अकलजाड़ नहीं होती है, ये पता है? अकलजाड़ आपको पता है कि बाद में आती है, 30 साल के आसपास में। तो इनमें भी एक की कमी होती है। तो उसका दंत सूत्र अगर आप देखना चाहो तो क्या होगा? बच्चों में 2/2, 0/0, 2/2, 2/2।
लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है भाई। लिख दूं? लार ग्रंथियां 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। धीरे धीरे चल रहे हैं अपन। मुख से जीभ होगी, जीभ से दांत होगे, और उसके बाद में लार होगी। लार मुंह में ही है अभी, तो लार ग्रंथियों की बात करेंगे। 3 प्रकार की होती है। पहली लार ग्रंथि जो होती है उसको बोलते हैं पेरोटिड, कर्णमूल। पेरोटिड, कर्णमूल ग्रंथि बोलते हैं इसको। नाम में ही सब कुछ है। कान के नीचे यहाँ पाई जाएगी। और ध्यान में रखना, सबकी संख्या कितनी है, यानी एक एक जोड़ी है सारी। कहने का मतलब है एक एक जोड़ी है। आगे वाली होगी अधोजीवा, सब लिंगुअल जिसको बोलते हैं। इंग्लिश नहीं लिखो तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी को ध्यान में रखना। और आगे वाली जो होगी अधोजंब। देखो, जंब का मतलब है जबड़ा, यानी ये जबड़े के नीचे पाई जाएगी यहाँ। और जीवा का मतलब है जीभ, जीभ के नीचे। अधो शब्द जो आता है ना, अधो, अधो शब्द आएगा नीचे के लिए। ये शब्द आता है नीचे के लिए। ये शब्द पकड़ के रखो, बार बार में बताने की जरूरत नहीं है, इनको पकड़ के ही रखो, इनको ध्यान में रखो। अधो का मतलब होता है नीचे, और अधि का मतलब होता है ऊपर। और लेटरल यानी पार्श्व का मतलब होता है साइड में, साइडू में। ये शब्द पकड़ के रखो, इनको 4-5 शब्द आएंगे आपको जो ये कन्फर्म है, इनको ध्यान में रखो। तो ये 3 प्रकार की आपके पास में ग्रंथि हैं। लिख लो इनको भी जल्दी से। तो सब मिक्सली बोलेंगे। इंग्लिश नहीं लिखो तो चलेगी, और इसकी ध्यान में रखना पेरोटिड की, ये दोनों लिखना। हाँ, अधोजीवा, जंब। गया तो आगे चलता हूँ मैं। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है लार ग्रंथियों में से। सिर्फ लार ग्रंथियों में बात कर रहा हूँ, बस। टोटल ग्रंथियों से बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल ग्रंथियों में तो अलग अलग आएगी। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बहिस्रावी हो या छही, जैसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो थायराइड आती है। लेकिन यहाँ लार ग्रंथियों में बात कर रहा हूँ कि लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। अपन पहले लाइन लिख लो ये जल्दी से, कहीं इसके एरो के निशान के साथ में आगे लिख लो सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि पूरा करना। पेरोटिड ग्रंथि के पास में लिख दो, या पेरोटिड ग्रंथि करके कर दो सबसे बड़ी लार ग्रंथि। ये सारी लिखवाई नहीं जाती, सुनते रहो। जब अपन खाना चबाते हैं ना, तब सबसे ज्यादा श्रावण इसी के द्वारा होता है। लेकिन बोलते वक्त सबसे ज्यादा श्रावण जो होगा वो इसके द्वारा होगा, सब लिंगुअल के। ठीक है? अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप। हाँ, एक चीज, लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है?
लार ग्रंथियों के द्वारा किसका स्रावन होगा? लार का। और अपन को तो यहाँ अपन पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अपन को एंजाइम से मतलब रखना है अभी तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज बोलो या फिर टाइलिन, तो हेडिंग डालो लार और उसमें लिखिए लार में लिखना है आपको। इसमें देखो 99% तो जल होता है। का अगर कंपोजिशन देखे, संगठन देखे, तो 99% क्या है इसमें? जल है। तो लार के बराबर में कर दो 99% जल, 99% जल प्लस, या प्लस कर दो या वह कर लो, वह इसमें एमाइलेज व टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज ओब्लिक में करना, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो जो स्टार्च का पाचन करता है। और देखिए ज़्यादा डिटेल में अपन जाएंगे नहीं, बट थोड़ा समझाता हूँ। प्रतिदिन लगभग लगभग औसतन 1.5 लीटर के आसपास में जो है वो लार का स्रावन होता है। पीएच की बात करते हैं तो पीएच 6.8 होता है लार की, है। तो आप ये जरूर लिख लो इसके अंदर एक चीज और भी, इसके अंदर एक एंजाइम और भी होता है, इसको बोलेंगे लाइसोजाइम। ये कैसा एंजाइम है? जो एक सेकंड, ये जीवाणुनाशक एंजाइम है। आगे वाली लाइन में एरो के निशान के साथ में लाइसोजाइम भी पाया जाता है। लाइसोजाइम कोष्टक में कर देना, जीवाणुनाशक एंजाइम भी पाया जाता है। पीएच कर लेना इसकी 6.8। आगे वाली लाइन में, आगे वाली लाइन में पीएच कर लेना 6.8। लाइसोजाइम है जीवाणुओं को नाशक करने वाला एंजाइम। जीवाणु जब खाना खाते हैं, अगर अनहेल्थी फूड जाता है बॉडी के अंदर, जीवाणु अगर जाएगा तो क्या होगा? जीवाणु को क्या करेगा? कि कोशिका भित्ति को गला दे देगा, उनको नष्ट कर देगा। ये लार में पाया जाता है। आगे वाली हेडिंग पीएच कर ली 6.8। ग्रसनी, फेरिंग्स बोलते हैं इसको। आगे वाली हेडिंग डालिए ग्रसनी 2 नंबर। इसके लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन ध्यान में रखिए आप, ये जो श्वसन तंत्र जो है वह पाचन तंत्र जो है का सामान्य मार्ग होता है भाई। कर दो। तीन नंबर।
इसोफेगस या ग्रासनाल? तीसरा भाग है इसोफेगस ग्रासनाल। ये देखिए, अपन ने कल डायग्राम दिखाई था, कल डायग्राम अपन ने देखा है। तो नली थी, वो फिर अमास से आ गया था, और अमास से फिर आगे जाकर ग्रहणी में खुल ही रहा था। तो यहाँ आपकी फेरिंग्स थी, ये नली थी ग्रासनाल। अमास से और ग्रसनी को जोड़ने वाली नली होती है, इसकी लंबाई लगभग औसतन जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। मैं भी एक ही लाइन लिखी है, ग्रसनी व अमास्य को, ग्रसनी व अमास्य को जोड़ने वाली नलिका होती है, जिसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। एक चीज यहाँ से और देखिए, इसमें ये जो रासनाल है, इसके अंदर पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, पर अवशोषण होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। किसका? एक तो जितने भी अपनी औषधियाँ हैं, उनका पाचन यहाँ, सॉरी, अवशोषण यहाँ स्टार्ट हो जाता है, औषधि। और ड्रग्स, यानी जैसे अल्कोहल वगैरह, एक लाइन लिख दो इसके अंदर, इसमें पाचन नहीं होता, परंतु कुछ पदार्थ जैसे औषधि व अल्कोहल का, पदार्थ जैसे औषधि व अल्कोहल का अवशोषण होता है, अब्जॉर्प्शन। आगे देखिए, अमास्य, आगे वाला भाग जो है आपका अमास्य, 4 नंबर भाग, अमास्य को बोलेंगे स्टोमक, इसको झटर भी बोलते हैं, यानी गैस्ट्रिक। ये सारे नाम इसी के हैं। आकार की बात करते हो इसकी, तो आकार आपको पता है कि कुछ मैंने डायग्राम बनाया था, अभी भी बनाया था, ये आकार का होता है। इसी में लिख दो, शॉर्ट में कर दो, जे आकार का। अंग्रेजी का जो जे होता है ना, उस आकार का। हाँ, सर थोड़ा जे आकार का भाग होता है पाचन तंत्र का। अब देखिए, जठर में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, सभी में ग्रंथियों की बात चलेगी भैया। और जठर ग्रंथियों से स्रावन जो होगा, जिसका होगा वो होगा जठरस, और इसमें आपके एंजाइम होंगे। में 3 चीज होगी, देखना। एक तो होगा एंजाइम मेन पेप्सिनोजन, ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा बाद में,
प्रोटीन के जितने भी एंजाइम होते हैं वो निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा शरीर किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड किसको बोलते हैं? प्रोटीन को बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा तो क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करती है मेनली। मेनली शरीर किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का बना होता है, अगर ये पहले से सक्रिय है तो फिर बॉडी को ही गला देंगे, ये निष्क्रिय रूप में स्रावित हो गए। एक चीज ध्यान में रखना, इनके लास्ट में नोजन या शुरू में प्रो लगा है ना, तो वो पक्का निष्क्रिय है। और क्यों मान लो लगभग वो 100% के आसपास में लगभग वो प्रोटीन पाचन एंजाइम है। प्रो या नोजन शुरू में प्रो लगा है या लास्ट में नोजन लगा है तो वो निष्क्रिय रूप में स्रावित है। अब तीन चीजों की बात करते हैं, वापिस आइए इधर। दूसरा इसके अंदर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं अपन। एसिडिटी की वजह से होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और तीसरा जो होता है वो है इसके अंदर श्लेष्मा। तीन चीजें इसके अंदर पाई जाती है जठर रस के अंदर। जठर ग्रंथि, जठर से जठर ग्रंथ, जठर जठर में जठर ग्रंथियां पाई जाएगी। उनसे क्या श्रावण होगा? जठर रस का। और जठर रस में क्या है? ये तीनों की तीनों चीजें हैं, पेप्सिनोजन, HCl और श्लेष्मा। इनके कार्य भी बता देता हूं मैं। पेप्सिनोजन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन पाचक एंजाइम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? इसको सक्रिय करता है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा? पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, बदलेगा इसको। तो पेप्सिनोजन को किसमें बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। कौन? HCl बदलेगा। 1-2% कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी करता है, लेकिन इतना अपन को नहीं देखना। श्लेष्मा क्या करता है? श्लेष्मा इनको घोल कर रखता है, सभी को घोल कर रखता है। जो भी जठरस के अंदर है उन सबको क्या करेगा? घोल कर रखता है। तो आप लिखिए अब इसमें, हमाशा में लिखना। जठर में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे जिनसे जठर रस का श्रावण होता है, जिसमें जिनसे जट जिसमें जठर रस का श्रावण होता है, जिनसे जठर रस का श्रावण होता है, जिसमें जिसमें पेप्सिनोजन, HCl व श्लेष्मा पाए जाते हैं। बस श्लेष्मा पाया जाता है। रेनिन भी होता है भाई, के बारे में बाद में बात करेंगे। अब कार्य की बात करते हैं, देखो। ठीक है, नीचे आप लिखिए पेप्सिनोजन। ये बराबर में करना, क्या कार्य करता है? यह एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। 2 नंबर HCl एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। इंपोर्टेंट कर लेना भाई, पेप्सिन ट्रिप्सिन इंपोर्टेंट है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, HCl जठर रस में 2 नंबर HCl आता है।
HCl का पूरा नाम जिसको नहीं पता है साइंस के उनको तो पता होगा, जो नहीं है वो कोष्टक में लिख लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसमें लिखिए यह पेप्सिनोजन को पेप्सिन में पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। HCl में करना है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है अर्थात सक्रिय करता है, कोमा। और भी कार्य इसके। अमाशय की पीएच जो होती है लगभग 1.5 से स्टार्ट होती है, स्ट्रोंग अम्लीय होती है, स्ट्रोंग एसिडिक होती है। ठीक है, 1.5 से 2 के आसपास में दे सकते हो आप एवरेज। ठीक है, और लिखो कोमा लगा के, अमाशय की पीएच को अम्लीय करना, की पीएच को अम्लीय करना, वह जीवाणुओं को नष्ट करना आदि etc। ये इसके कार्य थे। सेलेसमाइन को घोल कर रखती है, इसके कार्य करने की जरूरत है नहीं। आप हेडिंग डालो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, इसके 3 भाग होते हैं। छोटे आंत के लिखो, छोटे आंत के 3 भाग होते हैं। पहला लिख देना, छोटे आंत के 3 भाग होते हैं, और पहला लिखना डेडूनम या ग्रहणी। एक नंबर है ग्रहणी, हिंदी कर लो आप, डेडूनम। इसके बारे में भी कल अपन ने थोड़ा बहुत देखा था। ग्रहणी जो होती है वो अमाशय से निकलने के बाद में कुछ इस प्रकार से यूं, इसके अंदर मैंने बताया था कि आपको यकृत जुड़ा रहता है, गोल ब्लेडर होता ही होता है, ऊपर यकृत है, और ये नीचे की तरफ जो है संयुक्त नली निकलती है। बात नहीं रे। ये आपका अग्नाशय हो गया। ये साथ में यहाँ ये साथ में खुलती है, यहाँ पे देखो, इसकी और इसकी नली दोनों साथ में खुलती है ग्रहणी के अंदर। अग्नाशय की ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय नली और यकृत नली दोनों साथ में खुलती है ग्रहणी के अंदर। तो एक लाइन इसलिए लिखिए। पहली बात तो ग्रहणी का, ग्रहणी जो है छोटे हाथ का पहला भाग है, लिखिए इसमें, ग्रहणी में लिखना है, डेडूनम में लिखिए इसमें यकृत व अग्नाशय की संयुक्त नली आकर खुलती है। एम्पुला बनता है यहाँ पे, कपाट भी बनता है, वेटर ऑफ एम्पुला ओडाई का कपाट बनता है। ये अपने नहीं है, इतने डिटेल में अपन को जाना नहीं है। अब जब बात यकृत और अग्नाशय की आ गई है, तो पहले बात करेंगे यकृत की।
तो ग्रहणी में डाल लो यहीं पे यकृत। लीवर जिसको बोलेंगे अपन। तीन क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पे मैं। नहीं नहीं, नीचे लिखना है सिर्फ, यकृत डाल के डायरेक्ट करो। तीन क्वेश्चन लिखवाता हूँ इसके अंदर पहले। लिखिए, आंसर देना देखे जैसे आप। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ देखिए कौन सी है। आंसर कर दो आगे। यकृत। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा फेर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, आंसर दो देखे। और कोई? बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? एक आंसर है यकृत, सॉरी थायराइड। और किसी का कोई आंसर? आंसर करो, यकृत ही होगी। इसका आंसर भी यकृत ही है। अब तीसरा क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये थायराइड। बिल्कुल सही। कहाँ पाई जाती है थायराइड? हाँ बोलो। गले में है। किस आकार की होती है? अंग्रेजी का एक्सीलेटर दिखा ना, तितली के पंख जैसी होती है। हाँ यहाँ होती है, तितली के पंखों जैसी या फिर तितली आकार या एच आकार की होती है, यहाँ पाई जाती है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ी। तीनों किस्मों में फर्क समझ में आया? माइन्यूट फर्क है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यकृत की बात कर रहे हैं तो यकृत के द्वारा होता क्या है देखिए। यकृत क्या करता है, पीत रस का श्रावण करता है। ध्यान में रखना, यहाँ पे थोड़ा सा इधर देखो, फोकस करना है इधर। एक स्टोरेज होता है, एक सिंथेसिस होता है, दोनों में फर्क है। यानी निर्माण कहाँ हो रहा है, पीत रस का निर्माण जो हो रहा है वो यकृत में हो रहा है। ये निर्माण हो रहा है इसका यहाँ पे। संश्लेषण, निर्माण या संश्लेषण बोलो एक ही बात है। ठीक है, लेकिन इसका संग्रह कहाँ होगा पीत रस का? वो पित्ताशय में होगा। नाम को पढ़ो ना, पीत प्लस अस्य। अस्य का मतलब क्या होता है? सहारा प्रदान करना। किसको? पीत, पीत रस को सहारा प्रदान करना। तो पित्ताशय के अंदर क्या हो रहा है, संग्रह हो रहा है, स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, इस बात को उल्टा करके आ जाओगे, यहाँ स्टोर्ड हो रहा है, निर्माण वहां हो रहा है, ठीक है। तो लिखो, यकृत के द्वारा पीत रस का श्रावण किया जाता है, श्रावण या निर्माण किया जाता है। यकृत के द्वारा पीत रस का श्रावण या निर्माण किया जाता है। परंतु पीत रस का संग्रह, पीत रस का संग्रह पित्ताशय में किया जाता है।
अब देखो पीतरस का कार्य, हम पीतरस के कार्य की बात करते हैं। पीतरस पढ़ रहे हैं तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं, पहले इसके कार्य की बात करते हैं, क्या कार्य होता है इसका। तो आप लिखो पीतरस के द्वारा पहले लिख लो फिर समझा देता हूँ। वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण किया जाता है। अब यहाँ तक पहले इसको देखिए, पायसीकरण क्या होता है। वैसे तो देखो, वसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है वो लाइपेज होता है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम होता है। ऐसा नहीं है कि अमाशय के अंदर वसा का पाचन थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो जो हल्की वसा होती है ना, उसी का पाचन होता है। हल्की वसा यानी वो मक्खन वगैरह जो होते हैं ना अपने, उनका पाचन होता है। बाकी वसा का पाचन नहीं होता, बाकी वसा का पाचन जो होगा वो आंत में होगा। वसा का पायसीकरण किसको बोलते हैं, देखो शब्द आया है आपके पास में नया, पायसीकरण, एमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको। जो वसा की बड़ी बड़ी बूंदे होती है ना, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है छोटी छोटी बूंदों में, इसके द्वारा, पीत रस के द्वारा। और यही विधि क्या कहलाती है, पाइस। अब मेरे को बताओ, पाचन करना इसका आसान था कि इनका आसान है। छोटी छोटी बूंदे जो है उन्हीं का पाचन करना क्या होता है, आसान होता है। पायसीकरण समझ गए, वो पायसीकरण के कोष्टक में लिख दो आप, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदलना। वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदलना। और कार्य देखिए, अमाशय की पीएच कितनी थी अभी पीछे, यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक थी, अम्लीय थी। अब देखो, अम्लीय पीएच के ऊपर अब आगे अग्नाशय के एंजाइम आएंगे। अग्नाशय के एंजाइम अम्लीय पीएच पर कार्य नहीं करेंगे। वो कौन सी पीएच पर कार्य करते हैं, क्षारीय पीएच पर कार्य करते हैं। और पीतरस के अंदर क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। पीतरस के अंदर होता है बाइकार्बोनेट आयन। और ये क्या करता है, अम्लीय माध्यम को क्या कर देगा, क्षारीय माध्यम में बदल देगा। ग्रहणी के अंदर जो अम्लीय अमाशय का जो पीएच 1.5 से 2 थी, उसको क्षारीय में बदल देगा, ताकि क्या हो, अग्नाशय के एंजाइम क्या कर सके, काम कर सके। एक लाइन और लिख दो इसके अंदर कि पीतरस के द्वारा अम्लीय पीएच को क्षारीय माध्यम में बदला जाता है, जिससे अम्लीय पीएच को क्षारीय माध्यम में या क्षारीय पीएच में बदला जाता है, जिससे अग्नाशय के एंजाइम कार्य कर सके, या ताकि अग्नाशय के एंजाइम कार्य कर सके। नेक्स्ट लाइन में, पीतरस के अंदर दो चीजें होती है। देखो क्या होती है पीतरस के अंदर दो, ये आपका पीतरस है, इसके अंदर दो खास तौर से होती है, दो पदार्थ खास तौर से होते हैं। एक तो होता है पीत लवण,
और एक होता है पीत वर्णक। लवण से अपन को मतलब नहीं है, सोडियम टेरोक्लेट, पोटेशियम टेरोक्लेट, उनको अपन को मतलब नहीं है, अपन को यहाँ से ध्यान में रखना। वर्णक, वर्णक जानते हो क्या होता है? किसी चीज को रंग प्रदान किया जाता है ना जिसके द्वारा, वो वर्णक। वर्ण, वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण, क्रोम का मतलब क्या होता है? रंग। अरे मोबाइल का मान क्रोम, तुम देखो क्या अभी अलग अलग रंग हुआ है, हाँ ना? का मतलब होता है रंग। वर्ण का मतलब, ये दो प्रकार के रंग, इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, देखो। एक तो होता है बिलुरुबिन, एक होता है बिलुवर्डिन। ठीक है। बिलुरुबिन जो है वो पीले रंग का होता है, और ये होता है हरे रंग का। सुनिए, याद कैसे करना, ऐसे समझना। रूबीना, रूबीना पीले कपड़े पहनती, ठीक है? तो किसी चीज को, किसी द्रव्य को अगर रंग प्रदान किया जाएगा पीला, तो किसके द्वारा? अब आप शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ निकालते हो, आप शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ निकालते हो, उनका रंग कैसा होता है? अरे यूरिन, मूत्र, पेशाब जो होता है उसका हल्का पीला रंग होता है कि नहीं होता रे? मल का रंग पीला होता है कि नहीं होता? हरा थोड़ी होता है। हरा किसका होता है? मवेशियों का। यानी गोबर का रंग हरा होने के पीछे जिम्मेदार कौन है? बिलू। और मल के पीछे लिखो इतना, इसमें थोड़ी सी नीचे जगह छोड़ देना, बीच में जगह छोड़ना, थोड़ी सी नीचे लिखवाऊंगा। स्ट्रकोबिलिन ये दो भागों में टूटेगा फिर। स्ट्रकोबिलिन की वजह से मल का रंग होगा, और यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग होगा। ठीक है, सारो।